नमस्कार दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बैंक के एग्ज़ाम्स दिए थे और SBI PO में सफलता पाई है। और वो आज हमारे साथ है और उनसे हम जानेंगे उनकी सक्सेस का राज, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स थे, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की और कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला। तो मेरे साथ हैं आज दिव्यांशु। दिव्यांशु, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू सर। सो दिव्यांशु, हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में। कैसा बैकग्राउंड था आपका और किस तरह आपने बैंक के बारे में सोचा? Okay, basically I'm from Delhi and my parents are from Delhi as well. They are currently working in banking sector as well. So my mother is in Punjab National Bank and my father got retired from State Bank of Bikaner in Jaipur. Okay, so basically आपका जो बैकग्राउंड है, आपके बोथ मदर एंड फादर बोथ आर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। तो आपके लिए एक इंट्यूटिव सा हो गया कि यार, मतलब क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स बैंकिंग से आते हैं तो बैंकिंग में ही जाना है। तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार पेरेंट्स बैंकिंग में हैं, बड़ा मतलब सब घर में बैंकिंग से ही आते हैं तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचा आपने? डेफिनेटली सोचा, लेकिन जो अभी सिनेरियो है SSC में बहुत जल्दी सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो बेसिकली आपने बैंकिंग के अलावा SSC के बारे में भी सोचा था? बिल्कुल सोचा था। ओके। तो ये बताइए मुझे दिव्यांशु कि आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्यों, जैसे प्राइवेट में भी कर सकते हैं, बैंकिंग फॉर एग्जांपल करना है तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। इससे पहले एक्चुअली मेरा एक बिजनेस था एडवर्टाइजमेंट का। ओह, आपका बिजनेस भी था? हाँ जी। ओके। तो कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स थी तो उस वजह से वो बंद करना पड़ा। बट एक चीज़ रियलाइज़ की उस टाइम पे कि जब बिजनेस है तो उसके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो लॉन्गेविटी नहीं है। ओके। बट इफ़ यू गो फॉर बैंकिंग सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो स्टेबिलिटी है, वो लॉन्गेविटी है, सिक्योर जॉब है। सो दैट्स व्हाई बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपेयर किया फिर। ओके, तो बेसिकली जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपने गवर्नमेंट में जाने का डिसाइड किया। डेफिनेटली। ग्रेट। तो अब बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब बताइए किस तरह आपने तैयारी की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स, देखिए, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? डेफिनेटली। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि कैसे आप कंपटीशन से आगे रहेंगे, कैसे आप सक्सेसफुल होंगे, कैसे आपने तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी बनाई? बेसिकली उसके लिए आपको एक अपना हाइपोथेटिकल कॉम्पिटिटर बनाना पड़ता है। ओके। बिकॉज कभी एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर करने के लिए। ओके। तो जब फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग समथिंग, इफ यू आर गोइंग आउट ड्यूरिंग दैट टाइम योर competition studying, so he is actually going ahead of you. So if you want to compete with that competition, you have to drop everything and just stick with your preparation only. Okay. So that was the only driving force I adopted during my preparation. So I used to study from 10 in the morning till 5 in the evening. Okay. So because I started pretty late. I started my preparation in May. Okay. So I was pretty late. So that's why I had to follow this approach only. So आपका prelim exam कब था? It was on 1st of July. July. So you started in May. So आपके पास May था, June था, and exam was in July. Was in July. So 2 months were enough to prepare for prelim? Apparently. Okay. Apparently that's how I am here. Okay. Because so sufficient है. Okay. ऐसा नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है प्रिपरेशन। ये है कि आप कितना सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। Okay. इट्स नॉट अबाउट 2 महीने 3 महीने है। Okay. 6 महीने भी कभी कम पड़ जाते हैं और कभी 2 महीने भी काफ़ी रहते हैं। Okay. तो वही था, 2 महीने सफिशिएंट थे। तो रफली आपने बताया कि आप 10 to 5 प्रिपेयर करते थे? हाँ जी। राइट, दिन में प्रिपेयर करते थे, मतलब 7 घंटे रफली आप पढ़ाई करते थे, ऐसा? बिल्कुल। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग? बिल्कुल नहीं। क्यों? लेट नाइट अगर पढ़ते हैं तो फिर लाइक 11 और 12 बजे जब हम उठ रहे हैं तो आधा दिन ख़त्म हो गया। ओके। तो उसके बाद फिर आधा दिन ही बचा प्रिपेयर करने के लिए। एंड इट हैज़ बीन माई हैबिट। मैं 5 साढ़े 5 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ पाता। ओके। तो बॉडी क्लॉक इस तरह से है कि कुछ का होता है वो रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं। मेरा बॉडी क्लॉक इस तरह से कि मैं दिन में पढ़ता हूँ सिर्फ। ओके। तो बेसिकली आपने अपना एक ऐसा टाइम निकाला हुआ था जिसमें आप सबसे प्रोडक्टिव हो और या सबसे ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और वो 10 to 5 का टाइम था। I mean, the reason for that could be my parents were working,
सो इट्स इन माई हैबिट, बिकॉज पेरेंट्स अगर सुबह जा रहे हैं तो 5:30-6 बजे तक ऑफिस से वापस आते हैं, तो जब घर पे कोई आ जाता है तो उस टाइम पे आप पढ़ नहीं सकते। तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे का टाइम ऐसा होता है जब मैं घर पे खाली होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो उस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, सो दैट्स व्हाई आई फॉलो दैट अप्रोच ओनली। तो 10 से 5 में टाइम को कैसे डिवाइड करते थे? किस सब्जेक्ट पे आपका फोकस रहता था? या जो अगर आपके लेट से 4 सब्जेक्ट होते हैं प्रिपरेशन में, तो डिवाइड कैसे करते थे? ओके, आई वाज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी ओके, इनिशियली। तो मैथ्स और इंग्लिश तो प्रिपेयर था, बट रीजनिंग वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एसएससी जो बैंकिंग का होता है। तो शुरू का जो 10 से 12 का होता है, तो उस टाइम पे दिमाग फ्रेश होता है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड विद द रीजनिंग सेक्शन, एंड 12 बजे करीब मैं फिर एक मॉक टेस्ट देता था डेली, because that's the only thing which can track your preparation. Because if you're scoring if you're scoring 13 for your first mock and you're scoring 25 in your next mock, then you are doing something wrong. Okay. And if you're scoring 30 in first mock, 35 in second mock, 40 in fourth mock, so that means you're on the right track. Okay. तो मॉक टेस्ट कितने मॉक टेस्ट देते थे आप? डेली एक देते थे या आपका क्या फ्रीक्वेंसी था मॉक टेस्ट देने का? डेली एक Okay. मॉक टेस्ट देना है, बिकॉज 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, फिर 1 घंटे का उसका एनालिसिस होता है, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने क्वेश्चन गलत किया, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो क्वेश्चन सही कैसे होगा उसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि मॉक टेस्ट सब लोग देते हैं, राइट? और सबको पता है कि बिना मॉक टेस्ट के सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस होती है। लेकिन खाली मॉक टेस्ट देने से भी कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आप खाली मॉक टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज नहीं करोगे तो यू विल रिमेन एट द सेम प्लेस। द होल पॉइंट इज़ कि आप एक मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, कहीं कहीं आप अटक रहे हो, और जब मॉक टेस्ट खत्म होगा तो उसके बाद आप उन सब एरियाज़ पे वर्क करोगे और लेट से अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करोगे, या स्ट्रेटजी में जो गलतियां की आपने उसको समझोगे, उसकी लर्निंग्स के बाद आप एक नया मॉक टेस्ट दोगे। एंड यू विल एम कि अगर मेरे आज मॉक टेस्ट में 50 आए थे तो कल वाले मॉक टेस्ट में मेरे एटलीस्ट लेट से 51 आने चाहिए या 52 तो आने ही चाहिए। एंड स्टेप बाय स्टेप देन यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट? एग्जैक्टली। अगर फॉर एग्जाम्पल 30th आप मई को प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आप रोज का एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रोज का अगर आपने 1 नंबर भी बढ़ाया, राइट, तो बाय द एंड ऑफ जून आपके 30 के 60 हो गए। ट्रू, दैट वाज माय स्ट्रेटजी आल्सो। या कि आप हर मॉक टेस्ट को आप इस तरह देखते हो कि यार ठीक है, आप 50 से 60 एक दिन में शायद ना कर पाओ, लेकिन एक तो नंबर बढ़ा ही सकते हो। एग्जैक्टली। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यार ये 100 मार्क्स जो थे, एक कौन सा ऐसा एरिया था जहां मैं कर सकता था एंड आई मिस्ड बिकॉज ऑफ wrong strategy or because of weak subject knowledge. And that is the only way in which you can track your preparation. Right. If you are doing something right, if you are doing something wrong, that is the only way you can track it. True. If you are following the correct source, if you are following the right content, that is the only thing we can tell you about that. You're doing the right thing, you're doing the wrong thing. That can only be judged by गिविंग मॉक, राइट। सो दिव्यांशु, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि उनकी, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कि हर सब्जेक्ट में हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, और या लेट्स से आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। तो मैथ्स की अगर बात करें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है इसमें स्कोर करना, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आपने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? मैथ्स के लिए अरिथमेटिक पार्ट आता है सर्फेस के अंदर, तो उसके अंदर वही है कि आपके टेबल्स थ्रू होने चाहिए, आपके जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट होते हैं वो थ्रू होने चाहिए, बिकॉज दैट एक्चुअली सेव टाइम कैलकुलेशन के अंदर सिंपली। एंड जब भी आप मैथ्स का सेक्शन अटेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो आपको सबसे पहले रन करने हैं, बिकॉज जो ईजी पार्ट है वो तो हर कोई करेगा, बट हमें पहले ईजी पार्ट करके फिर मुश्किल पे आना है। दैट शुड बी द अप्रोच। तो बेसिकली पहले जो सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, इनइक्वालिटी होता है, उस पर फोकस रहना चाहिए। उसके बाद फिर जो भी डिफिकल्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल DI है, डिटरमिनेशन है, ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्ट करते ही आप DI पे आ जाए। एंड फॉर एग्जांपल
20 क्वेश्चन अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स सेक्शन में, तो अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा इजी टू मॉडरेट कैटेगरी होते हैं। ओके तो आप टाइम डिवाइड कर लीजिए 8 मिनट ओके एंड 12 मिनट। तो शुरू के जो 8 मिनट में उसके अंदर आपको सिर्फ जो 15 इजी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही 8 मिनट खत्म होते हैं उसके बाद 12 मिनट के अंदर जो डिफिकल्ट वाले हैं उसके बाद आ जाइए, Okay. जो DI होता है। बिकॉज बाय द एंड ऑफ 10 मिनट्स 2 मिनट जो बचेंगे लास्ट में, उसके अंदर आप जो इजी वाले बचे हुए क्वेश्चन है वो उस पर वापस आ सकते हैं। ओके अगर 10-10 में डिवाइड किया तो 10 मिनट में इजी वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक DI सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद आप उसके आंसर्स मार्क नहीं कर पाए। सेम इज द केस विद पजल। आपने एक पजल सॉल्व कर दिया लेकिन आपने क्वेश्चन उसका आंसर मार्क नहीं कर पाए, तो वो टाइम भी खराब हुआ एंड आपने अटेम्प्ट भी कुछ नहीं किया। सो दैट्स व्हाई जब भी आप पजल कर रहे हैं तो लास्ट में 1 या 2 मिनट का ग्रेस पीरियड आप लेके चलिए, जिससे कि उस ग्रेस पीरियड में अगर तो टाइम बचा तो आप जो इजी क्वेश्चन है उस पर वापस आ सकते हैं, नहीं तो वो जो आपने किया है एटलीस्ट आप उसको मार्क कर दें। राइट बिकॉज पजल में वो चीज़ है या तो 5 नंबर सीधा या तो कुछ भी नहीं। राइट। तो पजल बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, बिकॉज कभी कभी आप फंस जाते हो। आपको लगता है इंट्यूटिवली कि यार ये तो इजी है, मैंने की हुई है या मैं कर लूँगा, एंड देन सडनली यू गेट स्टक। Definitely, that is the biggest challenge, to segregate which question is solvable, which is not. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड पेपर एक्चुअली तभी क्लियर होता है जब आप ये सेग्रीगेट कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है। वो जजमेंट के ऊपर है। राइट। तो एक बहुत यूनिक इंसाइट दिया दिव्यांशु ने कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर आया है इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन से आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। क्योंकि चलो कर नहीं पाओगे इस कम्प्लीटली ओके, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये मुझे टच ही नहीं कर रहे हैं, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे। टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड देन यू कैन यूज योर टाइम फॉर स्कोरिंग, राइट। इजी क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके राइट राइट। पेपर के अंदर हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वो क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो सकता था। ट्रू ट्रू। सो गाइस, मैथ्स के लिए इनसाइट मिल गई है, अब थोड़ा इंग्लिश के लिए बताइए। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग छोटी जगह से आते हैं, गाँव से आते हैं। ओके, बेसिकली हम ये सोच के इंग्लिश तो बहुत अच्छी लग रही है, आप इंग्लिश में बोल भी रहे हैं। अच्छा। इंग्लिश में बेसिकली एक ये चीज़ होती है कि हम सोचते हैं कि मैथ्स लॉजिकल है, इंग्लिश लॉजिकल नहीं है, बट एक्चुअली इंग्लिश ज़्यादा लॉजिकल होती है मैथ्स से। इज इट? या एक्चुअली ओके। सो बेसिकली वही चीज़ है कि आप वर्ब से स्टार्ट करिए, टेंस से स्टार्ट करिए, तो बेसिकली को ग्रामर है, अगर आपका वो क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको पता होगा। सिनोनिम एंटोनिम का हैक ये होता है कि अगर एक सिनोनिम या एंटोनिम पूछा हुआ है, आपको पता है कि उसमें से 4 ऑप्शंस है, उसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, जो क्वेश्चन पूछा है वो एडजेक्टिव है या नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं। तो वही है कि 50-50 अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन भी सेग्रीगेट कर पाते हैं तो इट्स अ 50% चांस दैट यू विल बी राइट। तो इंग्लिश की यही अप्रोच है कि आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, को ग्रामर के ऊपर फोकस करिए। तो रीडिंग फोकस करना है, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल आपने पढ़ा था? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। Okay. मैंने बेसिकली जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है वो देखा था। ओके ओके। बिकॉज मई में अगर स्टार्ट करके मैं न्यूज़पेपर रोज़ का पढ़ता तो 2 घंटे वो मेरा ले जाता है। तो डेफिनेटली वही है। तो आप क्या बुक्स पढ़ते थे, क्या मतलब कैसे इंग्लिश के लिए, मतलब जो ये आप कंसेप्ट बता रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, इनकी कैसे आप तैयारी करते थे? इंग्लिश के लिए मैंने प्रिपेयर किया था एसएससी के लिए। तो जहाँ प्रिपेयर किया था वहाँ पे गॉड्स ग्रेस वो फैकल्टी बहुत अच्छी थी। ओके। तो अभी भी टच में है, तो वो गाइड करते रहते हैं उस चीज़ के लिए। बाकी उनका भी अप्रोच यही था कि पहले को ग्रामर के ऊपर फोकस करिए। आपको पता होगा वर्ब कहाँ है, टेंस कहाँ है, तो उसके बाद आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके। तो इंग्लिश का वही था, उस हिसाब से हो गया। और करंट अफेयर के लिए क्या किया, बैंकिंग एंड करंट अफेयर के लिए? बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, जैसे बैंकिंग बहुत स्टैटिक है एंड जो उसके अंदर पूछा जाता है वो बेसिक बैंकिंग है। ओके। लाइक आरबीआई का फाउंडिंग ईयर कौन सा है, तो ये सब क्वेश्चंस तो किसी भी मतलब कंटेंट हर जगह सेम है। करियर पावर का कैप्सूल आता है एक, आप वो उठा के देखेंगे तो उसके अंदर पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन वीडियोस हैं,
ऑनलाइन कंटेंट है बहुत सारा, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अब मंथली वीडियोस होते हैं, अब डेली का किसी के पास टाइम नहीं होता, आप मंथली वीडियोस देखिए तो उसके अंदर पूरा एनालिसिस होता है। बैंकिंग के अंदर ज़्यादा डेप्थ में करंट अफेयर्स पूछे भी नहीं जाते। ओके। तो जो करंट अफेयर्स वहाँ पे हैं, जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो देखिए, हो जाएगा। ज़्यादा फोकस करिए प्रैक्टिस के ऊपर। ओके। जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश है, इनके ऊपर फोकस करिए प्रैक्टिस में, तो वो बेटर रहता है। ओके। और रीजनिंग? रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में पजल सॉल्विंग इज लाइक अ हैबिट। वो आपको रोज करना है। एक हैबिट बनाइए कि रोज के 10 पजल आपको सॉल्व करने ही करने हैं, रोज के 5 पजल सॉल्व करने ही करने हैं। एंड इट शुड बी लाइक अ हैबिट कि आपको रोज करना है। जैसे हम सुडोकू खेलते हैं, तो लोग रोज खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक अ पजल। तो आपने इस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी? हाँ, तो रोज पजल करते थे? रोज पजल करना है। ओके। अगर आपने मॉक भी दिया है, अगर आपने रीजनिंग में पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है आपने सिलॉक्स किया है, आपने डेटा अरेंजमेंट किया है, आपने इनपुट आउटपुट किया है, लेकिन आपको पजल तो करना ही करना है। बिकॉज 35 में से 15 नंबर पजल आपको देके जाएगा अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। तो अगर आपको हैबिट बन गई है उसकी, जिस चीज़ की आप यूज टू हो गए इतना, तो पजल आपका निकल जाता है। ओके। तो सीधा आपको 5 या 7 नंबर देके आता पजल। तो वही है कि इसको हैबिट बना लीजिए, रोज के आपको 5 पजल सॉल्व करने ही करने हैं। इसलिए जैसे भगवान के आगे हम माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 5 पजल सॉल्व करने हैं। वो भगवान का प्रसाद हो गया, उसके बाद आपको फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आगे। ग्रेट, सही। तो ठीक है दिव्यांशु, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब ये बताओ कि जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो चलो सब्जेक्ट तो एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? फैमिली का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, नेबर्स रोज़ पूछते हैं कि सर आपका लड़का कहाँ काम करता है, ग्रेजुएशन कर ली उसने। तो एनीवेज मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है, वो पेरेंट्स का भी होता है और रिलेटिव्स का भी होता है, उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आई वाज प्रीटी लकी इन दैट एरिया बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं उसके लिए। ओके। उनकी साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि तुम्हें अब जल्दी जॉब करना है या जल्दी कुछ करना है। दे हैव ऑलवेज बीन लाइक, जो भी करो टाइम से करो, अच्छा करो। दे आर नॉट लाइक कि आप IBPS क्लरिकल में चले जाओ या फिर आप MTS के एग्ज़ाम दे दो। मैंने आज तक भरा भी नहीं, बिकॉज जाना नहीं है। दे लाइक अच्छा करो, चाहे टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बैंक PO दो, IBPS PO दो, वो आपका निकलेगा तो बेटर है। एटलीस्ट स्टेबल रहे हुए। एक जॉब में जाने के बाद तुम ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे कहीं और भी जाना है इसके बाद। राइट। IBPS क्लरिकल करने के बाद में SBI PO में जाना है या IPS PO में जाना है, तो ऐसा नहीं, एक बार करो और अच्छा करो। इट्स लाइक दैट। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया कि मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? चलो रिटर्न निकल गया, आपने आप बहुत सी स्ट्रेटजी बताई, रोज़ रीजनिंग की 5 से 10 पजल करनी है, और राइट, अच्छी स्ट्रेटजी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की आपने? कॉल आ गई और आपको लगा कि यार अब तो यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन? इंटरव्यू के लिए करियर पावर पे एक फैकल्टी थी आपकी, रविकांत सोनी सर। ओके। बहुत रिनोन्ड है, SBI से रिटायर्ड हैं। ओके। तो उन्हीं के पास गया था, तो वहाँ से प्रिपेयर किया उन्होंने। नहीं, बेसिक ट्रिक्स क्या थी कि आप क्या प्रिपरेशन, मतलब कोई अगर जो हमारे दोस्त अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या है कि प्रिपरेशन अगर करनी है इंटरव्यू की, कैसे करें, वो क्या करना चाहिए उनको? इंटरव्यू के लिए जब आप किसी इंटरव्यू रूम में आप वॉक इन कर रहे हैं, तो आप एक काम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, हम्बल होना चाहिए आपको, और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कुछ ये होता है कि हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ को। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टू द पॉइंट उसको आंसर देना है, चीज़ों को घुमाना नहीं है। अगर नहीं आता तो सीधा मना कर दो, नहीं आता। फ्लूक में नहीं बोलना कि यार ठीक है ये हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। बिकॉज इंटरव्यूअर को ये लगता है कि हम उनको ट्रिक कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं आता तो हम बस बात को घुमा रहे हैं, आंसर नहीं आता। तो डायरेक्टली अगर आप मना कर दोगे तो ज़्यादा, तो एक्चुअली अच्छा रहेगा ज़्यादा आप घुमाओ उस चीज़ को कि ठीक है ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, वो चीज़ सही नहीं है। तो टू द पॉइंट आंसर दीजिए। एंड जब भी आप वॉक इन कर रहे हैं, एक फेस पे स्माइल होना चाहिए, अच्छे से जाके हर एक को ग्रीट करिए। जो स्पेसिफिकली जो फीमेल बैठे हैं वहाँ पे रूम में, तो उनको स्पेसिफिकली अलग से ग्रीट करिए कि मैम गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून।
वट एवर विद द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू आपको उनको अच्छे से ग्रीट करना है। तो इस तरह से आपका फिर वही है कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं कॉन्फिडेंटली दीजिए और थोड़ा सा लॉजिकल रखिए उसको। थोड़ा सा जैसे हॉबीज़ पूछा जाता है तो कई लोग स्पोर्ट्स लिख देते हैं। अब उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बॉल का वेट क्या होता है, पिच की लेंथ क्या होती है, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया। ऑल्दो उन्हें भी पता है कि हमें आंसर नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं एंड इसमें आंसर ना देने में नंबर कट जाते हैं। तो आप आई मीन हॉबी अगर पूछे तो आप ये कुकिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुकिंग का कोई डिफाइंड सेट है या डिफाइंड गाइडलाइंस है कि यार अगर तुम फॉर एग्जांपल राजमा बना रहे हो तो इसी तरह से बनेगा। राइट, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, दैट्स माय स्टाइल, मैं ऐसे बनाता हूँ। तो वो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो हॉबी कुछ भी बोलिए तो ऐसा बोलिए कि आप ठीक है उस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दें। राइट, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे फंसा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जो सबसे बेसिक है वो है बी योर सेल्फ। आप अपना जितना नेचुरली बिहेव करेंगे, जितना आप योर सेल्फ रहेंगे वहाँ पे, मतलब कुछ प्रिटेंड नहीं करेंगे टू बी समवन एल्स एंड टू बी द परफेक्ट पर्सन, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब आपको परफेक्ट नहीं बनना है, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ट्राई टू बी योर सेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन वाई यू आर द वे यू आर, राइट। क्योंकि हर क्वेश्चन में देन देयर विल बी समथिंग, दे विल आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन ऑन दैट, एंड इफ़ यू कैन लॉजिकली एक्सप्लेन दैट, सो आई थिंक दैट्स गुड एनफ। बिकॉज जैसा उन्होंने बताया अभी कि हर किसी का अलग तरीका हो सकता है, बट पर्सन शुड बी कन्विंस्ड विद दैट कि यार हाँ ये मेरा तरीका है, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट इन दैट सेंस। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं दिव्यांशु। तो अब मुझे बताइए कि अब आगे क्या है लाइफ में, अब क्या प्लान किया है आपने? अब तो SBI में सेलेक्ट हो गए, PO बन गए, सक्सेसफुल भी हो गए, तो अब क्या प्लान है आगे लाइफ में? यू वांट टू ग्रो विद इन बैंकिंग, उसमें आपने कुछ प्लान किया है, या यू वांट टू गिव सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? Yeah, I'll definitely try some other exams. I mean, SBI is pretty good. Okay. I mean, if you talk about the growth prospects or the salary structure, it is the best Okay. in the industry. I mean, but वही है कि और भी बेटर जैसे जो भी रेगुलेटरी बॉडी हैं, Okay. तो वहाँ पे काम करना हर एक का एक्चुअली ड्रीम जॉब है। तो अभी आप ये सोचते हैं लाइफ में कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, बिल्कुल अभी तो बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर चैलेंजेस, राइट? डेफिनेटली। ठीक है। तो जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं हमें या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे, मतलब हाउ दे शुड टेक इट, हाउ दे शुड प्रिपेयर द एग्ज़ाम फॉर द एग्ज़ाम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कभी कभी रहता है कि कैंडिडेट्स गिव अप कर देते हैं एक पॉइंट के बाद कि अब नहीं होगा। बट उसके लिए एक स्टोरी है। जैसे एक माइन है, उसके अंदर एक आदमी जाके खोदता है, बहुत टाइम तक खोदता है, कुछ नहीं मिलता। वो उस माइन को किसी को बेच देता है कि इसमें कुछ नहीं है। जो अगला बंदा आता है वो आके उसको बस 10 मिनट खोदता है और उसके अंदर से डायमंड निकल जाता है। राइट। तो वही चीज़ है, आप बहुत क्लोज पहुंच गए हो तो उस पॉइंट पे गिव अप करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। जस्ट पेशेंस रखिए, लगे रहिए, हो जाएगा। तो टाइम देना सबसे बड़ा फैक्टर है, कि पेशेंस रखना बहुत बड़ा फैक्टर है। गिव अप नहीं करना, बिकॉज सूनर और लेटर राइट, इट्स गोना हैपन। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि आप जब ट्राई कर रहे होते हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि आप ट्राई कर रहे होते हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप जस्ट पहुंचने ही वाले होते हो, बिल्कुल बॉर्डर पे होते हो, देन यू गिव अप, एंड उसके बाद जो उसका बेनिफिट होता है वो नेक्स्ट पर्सन को मिलता है, बिकॉज आपने गिव अप कर दिया। तो अब जो भी नया पर्सन है उसके लिए बहुत आसान हो गया रास्ता। सो बहुत अच्छा मैसेज है इस स्टोरी में। तो दिव्यांशु, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिनका आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड में देना है। राइट, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आपको सिर्फ एक वर्ड चूज करना है और उस एक वर्ड में ही आंसर देना है। ओके, टेल मी वन थिंग विच यू think you sacrificed or you missed while you were preparing for exams? Going out. Going out? Yeah. Okay, great. Okay, अगर आप बैंक में नहीं गए होते
राइट, इफ इट वाज नॉट बैंक, SBI या कोई भी, इट वाज नॉट बैंक, तो क्या होता? तो आप किस प्रोफेशन में जाते? Might be SSC. Might be SSC, again in government test prep, Yeah, definitely. government exam, right? Okay, great. Third question. Tell me one person who helped you most to clear your exam. My parents. Great, there are two. Will work. Who is your inspiration? My inspiration, my mother. Okay, great. ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब आप बैंकर तो बन ही चुके हैं, SBI में ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं, Thank you. सो एंड घर वाले और आप भी शादी के लिए आप प्रपोजल्स आ रहे होंगे, यू विल बी एक्सप्लोरिंग, राइट? Thank you. सो गिवन ए चॉइस, वुड यू लाइक टू मैरी ए बैंकर और नॉन बैंकर? Non-banker, definitely. नॉन बैंकर, व्हाई? Because I'll be in the bank till 7 or Okay. 7:30. ओके, तो at least कोई तो होगा ना Okay. जो राइट, जो आपके किड्स का ध्यान रख सके. नॉट ओनली दैट, बैंक में काम करके थोड़ा सा प्रेशर वाला जॉब है, ओके, तो ठीक है, अगर दोनों लोग प्रेशर में रहेंगे तो फिर नहीं चल पाएगा. राइट. लास्ट क्वेश्चन, जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता लगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आपने सबको बताया होगा, व्हाट इज द बेस्ट कमेंट और कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम समवन? आपके सिलेक्शन पे किसी आपके फ्रेंड, पेरेंट? One of my faculty told me that he already knew that I had it in me, that I'm gonna do that. True, true. In fact, that's the best thing when somebody believes so much in you, Yeah, and definitely. when you make it true, then the feeling which you get is Exceptional. exceptional. Right. So thank you, Divanshu. Thank you so much for coming to this show. It was very, very enriching and especially for me also. आपने जो ये दो चीज़ें स्टोरीज बताई हैं और जो स्ट्रेटजी बताई इसमें बहुत हेल्पफुल थी. So thank you so much for coming to the You're show. welcome. This is from our side, from Adda 24/7 side to Thank you. Thank you. Thanks. Thank you guys. We'll see you in the next episode. Thank you.